हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस। लास्ट क्लास में कंडक्टेंस के बारे में बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया। कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ा, मोलर कंडक्टेंस पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा और सबके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल को सीखा। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तीन बड़े बड़े टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जिसको हम पढ़ने थे। पहला गैल्वेनिक सेल, काफ़ी विस्तार में पढ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा। लास्ट टॉपिक पढ़ रहे कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब बहुत सारा चीज़ बेसिक डिफिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कंडक्टिविटी है जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी है जिसको लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ कैसे होता है। ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बताओ भाई कि डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को तो उस केस में कंडक्टिविटी घटेगा कि बढ़ेगा। मोलर कंडक्टेंस जिसको मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। के का मतलब कंडक्टिविटी। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या? सॉल्वेंट का एडिशन, यानी कि किसी एक सॉल्यूशन में सिर्फ ऊपर से सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन जो है घट जाता है क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, सॉल्यूट तो नहीं था तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? घट गया। तो डाइल्यूशन कहो या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो पहले ध्यान से सुनो, जब भी आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओवरऑल तो लिमिटेड था, कांस्टेंट था, वो तो चेंज नहीं किया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपका सेम ही था, लेकिन वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। मोलारिटी जो है इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? घट जाएगा, यानी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और कभी भी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो उस केस में कंडक्टिविटी घटता है। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा डाइल्यूट करने पर, तो दोनों की कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पर घटेगा। देखो हम लिख रहे हैं, ये बढ़िया से याद कर लेना है भाई। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का क्या अर्थ? कॉन्सेंट्रेशन का घटना। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होता है? घटता है। डाइल्यूट कर रहे हो अर्थात मोलारिटी घटता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो ऑन डाइल्यूशन के का मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीजेस फॉर a strong electrolyte as well as weak electrolyte। आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी है, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा, इसलिए कंडक्टिविटी दोनों का ही घटेगा, वीक का भी और स्ट्रॉन्ग का भी। अब इसके पीछे रीजन क्या है भाई? रीजन ये है, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस, जो भी मैं लिखता हूं बोर्ड पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पर उसको लिख लिया करना, इससे आपका बढ़िया से नोट्स तैयार हो जाएगा। और यदि आपका नोट्स बढ़िया से तैयार हो गया, कॉपी पर लिखा हुआ, तो लास्ट में एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करने में या ऐसे भी पढ़ने में बहुत आपको हेल्प मिलता है ना। तो उसको कॉपी पर नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस
तो कभी भी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी यानी के का वैल्यू घटेगा। डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करता है, इसलिए कंडक्टिविटी घटता है। किसका? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? दोनों की कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पर घटता है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि किसका ज़्यादा घटता है, डाइल्यूट करने पर ये जो कंडक्टिविटी घटेगा किस पर असर ज़्यादा होगा। तो सोचने वाली बात है, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जो कि 100% डिसोसिएट कर जाए तो उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ आयंस कम है। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस कम है डाइल्यूट करने पर उसमें इफेक्ट कम पड़ेगा, और जिसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा है डाइल्यूट करने पर उस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सर ये बात कैसे? जैसे शेयर मार्केट में समझो कि हमने 5 रुपया लगाया और तुमने 5 लाख लगाया। हमने 5 रुपया लगाया और तुमने 5 लाख रुपया लगाया। मैं एक गरीब आदमी, 5 रुपया, तुम एक गरीब अमीर आदमी हो और 5 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगाए हो, और 10% मार्केट गिर गया। 10% मार्केट गिर गया। तो मार्केट 10% गिरा तो किस पर ज़्यादा असर होगा? अरे 5 रुपया हमारे पास था और 10%, 5 रुपया का 10% की बात करेंगे तो कितना? 50 पैसा। यानी बेसिकली हम पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी 5 रुपया था, डिक्रीज करने के बाद भी 4.5 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ रहेगा। गरीब था, गरीब ही रहे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 5 लाख रुपया जिसके पास था, 5 लाख का 10% 50,000 रुपया, 50,000 रुपये का नुकसान होगा। किसका? जो कि अमीर था। कौन अमीर था? आप अमीर थे ना। 10% डिक्रीज किया तो 5 लाख रुपए का ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट करने पर उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कम असर पड़ेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कम है और स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा है। यानी कि कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इज मोर ऑन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। है कि नहीं? तो ये भी याद रख लेना है। याद रखने वाली बात जो सबसे ज्यादा पूछता है बोर्ड में, वो ये पूछता है कि डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी घटती है कि बढ़ती है। क्या सीखा? डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी घटती है। किसकी? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का कि दोनों का? दोनों की कंडक्टिविटी घटती है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है आयंस का घट जाने की वजह से आपकी कंडक्टिविटी घटती है। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डाइल्यूशन का इफेक्ट मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी पर क्या होता है वो। इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बहुत पूछता है और एनसीईआरटी में भी काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, खासकर बोर्ड में इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी पर पढ़ा, के पर पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। देखो सब ध्यान से, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस कहो या मोलर कंडक्टिविटी कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीज़ है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है, जिसको हम लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? सबके लिए। जितने तरह के एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी और बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो एक एक पॉइंट आपको बढ़िया से देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस का हो या मोलर कंडक्टिविटी का हो, लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन घटता है, यानी मोलरिटी घटती है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। पहले ये देखो कि लास्ट क्लास में हमने जो फार्मूला पढ़ा था लेमडा एम, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या था? K मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइड बाई मोलरिटी। इस फार्मूले को एनालाइज कर लेना है, यानी बेसिकली ध्यान से देखो तो मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। अब देखो भाई, डाइल्यूट कर रहे हो, अभी पढ़ा हम लोगों ने, जब डाइल्यूशन कर रहे थे, ऑन डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का एडिशन, तो अभी अभी पढ़ा कि कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। तो ऑन डाइल्यूशन के जो होता है घटता है, डिक्रीज करता है, के डिक्रीजेस, अभी तो पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि डाइल्यूट करने पर मोलारिटी जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहो या मोलारिटी कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो भी घटता है। डाइल्यूट करने पर मोलारिटी घटता है, वही तो पढ़ रहे, वॉल्यूम बढ़ गया, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट तो उतना ही था, आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो वॉल्यूम तो बढ़ा दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन घटता है। यानी बेसिकली ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी भी, एम का मतलब क्या, मोलारिटी, ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, के भी डिक्रीज कर रहा, एम भी डिक्रीज कर रहा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर रहा और मोलारिटी भी डिक्रीज कर रहा, तो लेमडा एम पर क्या फर्क पड़ेगा? इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वैल्यू के और एम में ज़्यादा डिक्रीज कर रहा। मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है, जानकारी होनी चाहिए क्या, कि ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी, कैपिटल एम का मतलब मोलारिटी, डिक्रीजेस फास्टर देन कंडक्टिविटी। कुछ बात समझ में आ रही है? डाइल्यूट किया, कंडक्टिविटी भी घटे, यानी कि डाइल्यूट किया, कंडक्टिविटी घटा, डाइल्यूट किया, मोलारिटी भी घटा, लेकिन डाइल्यूट करने पर मोलारिटी ज्यादा घट गया, कंडक्टिविटी कम घटा। डाइल्यूट करने पर मोलारिटी ज्यादा घट गया, लेकिन कंडक्टिविटी उसके रिस्पेक्ट में कम घटा, यानी ऊपर वाला घटा, नीचे वाला घटा, नीचे वाला ज्यादा घट गया, ऊपर वाला कम घटा। मैथमेटिकली सोच करके देखो भाई, मान लो कि k का वैल्यू k/2 हो गया, लेकिन m का वैल्यू m/4 हो गया, तो ओवरऑल लेमडा एम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये भी घटा, ये भी घटा, लेकिन नीचे वाला ज्यादा घट गया, तो ओवरऑल ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट बच्चों सोच सकते हैं मैथमेटिकली कि ऑन डाइल्यूशन, यही कॉन्सेप्ट है, ऑन डाइल्यूशन लेमडा एम का मतलब मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, है कि नहीं? नीचे वाला ज्यादा घट गया, ऊपर वाला कम घटा, तो ओवरऑल क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। फॉर अ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। रीजन समझ में आया? रीजन क्या, कि न्यूमरेटर भी घटा, डिनोमिनेटर भी घटा, डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी भी घटा, मोलारिटी भी घटा, लेकिन मोलारिटी ज्यादा घट गया और कंडक्टिविटी कम घटा, तो रेशियो ओवरऑल बढ़ेगा, यानी कि डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज करता है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए कि वीक के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो,
तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से याद कर लेना है, रिमेंबर इट, ये पूछता है। लेकिन जो वेरिएशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन के साथ, मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक का एक ही जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो किस तरह से मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक का वेरी करता है, वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो क्या सीखा, डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी घटता है, मोलारिटी भी घटता है, लेकिन मोलारिटी ज्यादा घट जाता है, कंडक्टिविटी कम घटता है। तो नेट इफेक्ट ये होता है, नेट इफेक्ट ये होता है कि डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू डाइल्यूट करने पर बढ़ता है। ये आपको याद रखना है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, सब में यही होता है। अब हमें ये पढ़ना है कि जो वेरिएशन होता है मोलर कंडक्टेंस का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लैम्डा एम कहते हैं, डाइल्यूशन के साथ किस तरह से होता है, और स्ट्रॉन्ग वाले का किस तरह से और वीक वाले का किस तरह से वेरिएशन होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे करके पूछता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ग्राफ, और उस ग्राफ को बढ़िया से समझ लेना है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग जो पढ़ाते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे टीचिंग में एनसीईआरटी सबसेट होता है, यानी कि जो भी हम लोग पढ़ाते हैं वो एनसीईआरटी बिल्कुल उसमें होता ही होता है, सबसेट होता है। अगर हम सेट पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी उसमें 100% होगा, एनसीईआरटी के बाहर भी होगा लेकिन एनसीईआरटी 100% होगा। यदि आप एनसीईआरटी का थ्योरी नहीं भी पढ़ते और नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपका काम पूरा हो जाता है। हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे आलोक क्लासेस पर, एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। अभी तक जितने भी पेपर बिहार बोर्ड की बात करो या सीबीएसई की बात करो, ये सब आ चुके हैं, उनके भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा आलोक क्लासेस पर, है कि नहीं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आलोक क्लासेस ये हमारा एक ऐप है, फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो भाई वापस लौटते हैं। वेरिएशन, किसका वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ लेमडा एम, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना। ये लेमडा एम का मतलब क्या, मोलर कंडक्टेंस। सर ये मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी सेम ही होता है कि अलग होता है? सेम ही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं। देखो इस सेंटेंस को हम 100 बार बोले होंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो वेरिएशन ऑफ लेमडा एम विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर लेमडा एम का वैल्यू किस तरह से वेरी करता है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। तो एक पहले हम डायग्राम बना रहे हैं और उस डायग्राम को बढ़िया से समझोगे। वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टेंस है लेमडा एम, ये है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर स्क्वायर रूट ऑफ सी, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट एक्स एक्सिस पर है। तो शुरुआत यहां से क्या हो रहा है, ये 0 है। अब देखो राइट साइड में जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड में जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन घटता है तो डाइल्यूशन कहते हैं। तो दाएं साइड में डाइल्यूशन नहीं हो रहा है बच्चे, डाइल्यूशन किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, इधर में डाइल्यूशन हो रहा है। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कॉन्सेंट्रेशन का घटना। तो आप अगर लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो तो इधर में डाइल्यूशन हो रहा है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 है, यानी कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्यूट नेग्लिजिबली स्मॉल है। राइट साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने को डाइल्यूशन नहीं कहते,
सॉल्वेंट ऐड करते हैं उसको डाइल्यूशन कहते हैं, यानी कि डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन घटता है। तो डाइल्यूशन किधर हो रहा है? इस साइड में डाइल्यूशन तुम्हारा हो रहा है। अब लेमडा एम का स्क्वायर रूट ऑफ सी के करस्पॉन्डिंग किस तरह से वेरिएशन होता है वो हम ग्राफ के द्वारा समझ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन ना स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होता है। ये हमने जो खींचा ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दिस इज फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो इस तरह से एरो लगा हुआ है, एरो उधर जा रहा है, मतलब इस साइड में क्या हो रहा है? डाइल्यूशन हो रहा है। यानी लेफ्ट में जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, तो डाइल्यूट होते जा रहा है सॉल्यूशन, और उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा एम का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डाइल्यूट करने पर लेमडा एम का वैल्यू बढ़ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और नेचर जो कर्व का है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला भाई? लेमडा एम का वैल्यू जो होता है वो ए माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी, ये फार्मूला होता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर स्क्वायर रूट ऑफ सी क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया, ये x हो गया, तो y ये हो गया लेमडा में y इक्वल टू एम एक्स एंड प्लस सी। ए का वैल्यू जो है वो सी के बराबर यानी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जहां पर कि ए और बी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, है कि नहीं? तो क्या सीखा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वेरिएशन होता है डाइल्यूशन के साथ वो स्ट्रेट लाइन होता है, और लेमडा एम के लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हुआ। तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये सब पॉइंट बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वेरिएशन है वो लीनियर है। वेरिएशन इज लीनियर। लेमडा एम का वैल्यू बढ़ रहा है, डाइल्यूशन के साथ लेमडा एम का वैल्यू बढ़ रहा है, ये तो हमने पढ़ा ही दिया। लेकिन किस तरह से बढ़ रहा है? लीनियरली बढ़ रहा है। क्यों बढ़ता है? चूंकि ऑन डाइल्यूशन आयन आयन इंट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन वीकेन, अंग्रेजी में समझना जरूरी है। वीकेन का मतलब क्या? वीक हो जाता है। आयन आयन के बीच में इंट्रैक्शन वीक क्यों होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? कभी भी आयन आयन के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा ना तो फ्लो कम होगा आयन का, और अगर वीक हो जाए तो फ्लो ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो कहता है कि डाइल्यूट करने के बाद आयन आयन का इंट्रैक्शन वीक होता है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट करने पर सॉल्यूट जो है वो दूर दूर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया भाई, वॉल्यूम बढ़ गया तो आयन आयन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, और आयन आयन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा, यानी इंट्रैक्शन फोर्स घटेगा। जैसे NaCl लिया, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होगा तो एक दूसरे के मूवमेंट में बाधा करेंगे। बाधा ना हो, अगर हम डिस्टेंस को और बढ़ा दें तो इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? घटेगा। तो इंट्रैक्शन फोर्स घटेगा कब? जबकि डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट किया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो आयन आयन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। आयंस की संख्या तो उतनी है, डाइल्यूट करने पर आयंस की संख्या चेंज स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं करेगा। तो डाइल्यूट करने पर आयन आयन के बीच का जो डिस्टेंस वो बढ़ गया, तो आयन आयन इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? वीक हो गया, वीकेन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ये रीजन है। और कैसे बढ़ रहा है? लीनियरली। डाइल्यूट इधर हो रहा है बच्चे, तो डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है। कैसा? लीनियरली। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पूछता है कि वेरिएशन कैसा है, तो लीनियर है।
रीजन बता दिया, आयन आयन इंटरेक्शन वीक होता है। एक और चीज क्या भाई, तो देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबली स्मॉल टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो का मतलब तो सिर्फ सॉल्वेंट हो गया। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना है, जब भी जीरो कह रहे हैं इसका मतलब टेंड्स टू जीरो। कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो का मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत 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 ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन जीरो का मतलब सॉल्यूट नेग्लिजिबली स्मॉल है, इलेक्ट्रोलाइट नेग्लिजिबली स्मॉल और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा का मतलब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले को हम लेमडा एम इनफाइनाइट कहते हैं। ध्यान से देखो, ये लेमडा एम इनफाइनाइट जो है इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब मोलर कंडक्टेंस, एक एक पॉइंट बढ़िया से समझोगे बच्चे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है कि नहीं, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है और सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबली स्मॉल है तो कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के वैल्यू को हम पुकारते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट और उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को एनसीईआरटी में लेमडा एम जीरो भी लिखता है, इसको ना लेमडा एम जीरो भी लिखता है, लेमडा एम जीरो भी लिखता है। लेमडा एम जीरो का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगा लेकिन कहते हैं लेमडा एम यानी मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन का हो या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का हो, बस लिखने के तरीके में फर्क है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखता है, बहुत सारा बुक में ऐसे, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसको या इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यदि इस स्ट्रेट लाइन को जो कि एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किया गया था इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो वाला वैल्यू कहलाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम इनफाइनाइट, सब मनी मन बोलो क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। कैन बी obtained by extra plotting a straight line, स्ट्रेट लाइन को बस आगे बढ़ा दो जहां वाई एक्सिस को कट करेगा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर लेमडा एम का वैल्यू मिल जाएगा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या सीखा, वेरिएशन सीख रहे हैं, किसका, मोलर कंडक्टेंस का, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कैसे वेरी करता है, वेरी करता है लिनियरली, यानी डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ता है लेकिन लिनियरली बढ़ता है। इधर में डाइल्यूशन हो रहा है उधर में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के घटने को डाइल्यूशन कहते हैं। क्या फार्मूला, तो लेमडा एम इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। ए और बी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। सोच सकता है कि सी का वैल्यू यदि जीरो है ना, इफ सी इज इक्वल टू जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ सी इक्वल टू जीरो का मतलब सी इक्वल टू जीरो, मतलब कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो उस फार्मूले में सी का वैल्यू को जीरो पुट कर दो तो लेमडा एम को क्या कहेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट कहेंगे। सी इज इक्वल टू जीरो पर लेमडा एम का वैल्यू क्या, लेमडा एम इनफाइनाइट, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, ए के बराबर। यानी ए का वैल्यू जो है वो बेसिकली है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यानी इसी फार्मूला को हम लेमडा एम का वैल्यू लिख सकते हैं ए की जगह पर क्या, लेमडा एम इनफाइनाइट,
लेमडा एम इनफाइनाइट जो कि इंटरसेप्ट हो गया, लेमडा एम इनफाइनाइट हो गया इंटरसेप्ट, जो कि ए का वैल्यू कहलाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ये हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूट करने पर सॉल्यूट सॉल्यूट यानी आयन आयन के बीच का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इंटरेक्शन फोर्स वीक होता है और कंडक्टेंस, कौन सा कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, लिनियरली बढ़ता है, ये आपको याद कर लेना है। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरह से वेरिएशन होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर एक पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, ग्राफ भी दिया हुआ है, तो बढ़िया से इसको बच्चे सीख लेना। चलो भाई अब जरा वीक की बात कर लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन लिनियर नहीं होता, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो वेरिएशन होता है ना वो नॉन लिनियर होता है, नॉन लिनियर होता है लेकिन शार्प होता है। देखो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन। देखो हम ये जो एरो लगा रहे हैं इधर लगा रहे हैं, सोचोगे सर उधर ना लगाना चाहिए, इधर क्यों लगा रहे हैं, इधर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डाइल्यूशन इस साइड में हो रहा है, ये बात समझना जरूरी है। ये जो वेरिएशन है वो किसके लिए है, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है सर, बहुत बार बताया, जिसमें कि आयंस कम होता है, जो डिसोसिएट बहुत कम करता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन नॉन लीनियर है, पहली बात वेरिएशन लीनियर नहीं है। वेरिएशन इज नॉट लीनियर, पहली बात तो समझ में आ गया। ग्राफ को देखते ही, ग्राफ सब एक्सपेरिमेंटल है, तो एक बात तो पता चल गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो वेरिएशन है वो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, बट इंक्रीज इन lambda m with dilution is rapid। रैपिड का मतलब क्या, फास्ट। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू वीक के लिए शार्पली इंक्रीज कर रहा है, शार्पली अचानक से इंक्रीज करते जा रहा है, फास्टली इंक्रीज कर रहा है। ये फास्टली इंक्रीज कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, रैपिड। ये रैपिड क्यों है, लीनियर क्यों नहीं, धीरे धीरे क्यों नहीं बढ़ रहा, अचानक से क्यों बढ़ रहा है। पहली बात सीखा कि लीनियर नहीं है, एक कर्व है और रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, तो इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, अब इसके पीछे एक रीजन नहीं बल्कि दो रीजन है। पहला रीजन ये है आयन आयन इंट्रैक्शन जो है वीकेंस, ये तो उसमें भी था सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूट करने पर आयन आयन के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स वीक हो रहा था, और जब भी आयन आयन के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा, वीक होगा, कमजोर पड़ेगा, तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो इस केस में भी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है। एक रीजन तो दिखा, आयन आयन इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। एक दूसरा रीजन भी है, एक रीजन ये हुआ और दूसरा रीजन भी है। उसमें स्ट्रॉन्ग वाला में एक ही रीजन था, सिर्फ यही था, लेकिन इसमें एक दूसरा रीजन भी है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाए थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अगर किसी बच्चे को ध्यान होगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने ये पढ़ाया था कि डाइल्यूट करने पर, डाइल्यूट किया जाता है सॉल्यूशन को, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का मान यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू बढ़ता है ऑन डाइल्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग, ऑन डाइल्यूशन अल्फा, अल्फा का मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत बार सिखाया, अल्फा आते रहता है यार।
तो अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक मोल में से जितना डिसोसिएट करता है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अल्फा इंक्रीजेस, सर ये तो डाइल्यूट करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा इंक्रीज नहीं कर रहा था। अरे स्ट्रॉन्ग का डाइल्यूट करने के पहले भी 100% डिसोसिएशन था, यानी अल्फा का मान 1 था, और डाइल्यूट करने पर भी अल्फा का मान 1 होगा। डाइल्यूट करने पर अल्फा का मान चेंज होता है, बढ़ता है, किसका? वीक का। स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड था, अल्फा का मान 1, कितना भी डाइल्यूट करोगे तो उसका अल्फा का मान 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अल्फा का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1, तो स्ट्रॉन्ग के लिए 1 था, डाइल्यूट करने के बाद भी 1 ही रहा, यानी कि नंबर ऑफ आयंस का वैल्यू चेंज नहीं किया। इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, अल्फा का मान बढ़ेगा तो आयंस की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। आयंस बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा, यानी कि 2 फैक्टर हो गया। 2 फैक्टर होने की वजह से डाइल्यूट करने पर आयन आयन इंटरेक्शन भी वीक हुआ और अल्फा का मान भी बढ़ गया। तो इसमें 2 फैक्टर होने की वजह से इसका जो वेरिएशन है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि शार्पली होता है, तेजी से होता है, ये याद रखना है। और क्या क्या लेमडा एम इनफाइनाइट ग्राफ से पता कर सकते? नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नेचर नहीं पता होता, कर्व का एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, एग्जैक्टली किस तरह से वेरी करता है उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, लीनियर भी नहीं है और दूसरी तरह से वेरिएशन का कोई फार्मूला इसका नहीं है। तो लेमडा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ। फर्क दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में तुमको बढ़िया से याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वाले का लीनियर, वीक वाले का नॉन लीनियर। स्ट्रॉन्ग वाले का वेरिएशन लीनियर होता है, उसके लिए फार्मूला लेमडा एम इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। वीक वाले का कोई फार्मूला नहीं होता, वीक वाले का वेरिएशन डायल्यूशन के साथ शार्प होता है, तेजी से होता है, रैपिड होता है। क्यों? क्योंकि 2 रीजन, स्ट्रॉन्ग वाला में एक ही रीजन, आयन आयन इंटरेक्शन कमजोर पड़ता है, लेकिन वीक वाला में आयन आयन इंटरेक्शन वीक होने के साथ साथ डाइल्यूट करने पर अल्फा का मान बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, तो उस केस में आयंस की संख्या भी वीक वाला ज्यादा होगा, आयंस बढ़ेगा तो लेमडा एम का वैल्यू भी बढ़ेगा। 2 कारण मिल करके, 2 रीजन मिल करके इसका वेरिएशन रैपिड हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई भी टफ नहीं है। 2 बार 3 बार स्टडी करोगे, नोट्स बनाओगे, दिमाग में घुमाओगे, रिवीजन यानी फिर से विजन करोगे दिमाग में घुमाते याद करने का तरीका होता है ना, एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया तो तुमको याद थोड़ी रहेगा। रिवीजन का अर्थ होता है कि जो भी हमने पढ़ा लेटे हुए हैं दिमाग में थोड़ा थोड़ा घूम करके पढ़ा दिया। जैसे हम लोग को कहीं पढ़ाना होता है क्लास में, फ्लुएंसी हो, उसके लिए क्या 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 पढ़ाना है दिमाग में एक बार सोच लिया कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आया, तो उसके बाद फ्लुएंसी बन जाती है। तो रिवीजन इसको कहते हैं कि दिमाग में एक बार घुमाते हो तो हर चीज़ बिल्कुल प्रिंट की तरह आपके माइंड में छप जाए, वो बहुत ज़रूरी है बच्चे। और जिसके पास ये एबिलिटी दिमाग में घुमाने वाला आ गया ना, तो फिर वो भूलता ही नहीं है। भूलता तो वो है कि एक बार पढ़ लिया, सोचता है कि दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाए, और दिमाग में ऑटोमेटिकली नहीं आता बच्चे, उसको तुमको दिमाग में एक चित्र बना करके घुमाते रहना पड़ता, तो वो चित्र छप जाता है, वो होना चाहिए। और जिसमें ये पावर चित्र छपने वाला आ जाता है रिवीजन करके, फिर वो कभी नहीं भूलता है। चलो स्क्रीनशॉट लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है, डाइल्यूट किया तो उसका वेरिएशन हमने देखा, स्ट्रॉन्ग का भी देखा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने चर्चा किया अल्फा का वैल्यू। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डाइल्यूट करने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डाइल्यूट करने पर बढ़ेगा तो क्या होगा? डाइल्यूट करने पर अगर अल्फा का मान बढ़ेगा तो आयंस ज़्यादा होगा, आयंस ज़्यादा होगा तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। क्या हम अल्फा का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके लिए एक फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। होपफुली आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया।
ठीक है, अभी जरा देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की बात क्यों नहीं किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही होता है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि सॉल्वेंट में डालते के साथ 100% डिसोसिएट कर जाए, डाइल्यूट करने पर भी वो 100% ही होगा, उस पर कोई फर्क, कोई असर पड़ने वाला नहीं। अरे जो अमीर बहुत है, एकदम अल्टीमेट अमीर है, उससे ज्यादा अमीर हो ही नहीं सकता, लिमिट पर पहुंच गया तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 10 रुपया 5 रुपया अगर बढ़ भी गया तो। लेकिन जो गरीब है और धीरे धीरे पैसा बढ़ते जाए तो उस पर बहुत फर्क पड़ता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट गरीब होता है, डाइल्यूट कर दिया तो आयंस की संख्या बढ़ती है, आयंस की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा। देखो सब ध्यान से, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस साहब ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है ना, बहुत सारा केमिस्ट्री में आर्हेनियस साहब जमे हुए हैं, पूरी जिंदगी केमिस्ट्री में उन्होंने लगा दिया था। तो आर्हेनियस साहब ने फाइंड आउट किया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा का मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई? तो अल्फा को ऐसे डिफाइन किया, लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन पर, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन पर डिवाइड कर देना है उसी इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मैं फिर से बता रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो जो कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस आएगा उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यानी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू को हम डिवाइड कर दे उसी इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से, तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाता है, जहां पर लेमडा एम सी क्या है, लेमडा एम सी है लेमडा एम, लेमडा एम का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। ये सी का मतलब सी पावर में नहीं है बच्चे, नोटेशन है, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर लेमडा एम का वैल्यू आपको निकालने आता है, फार्मूला सिखाया था लास्ट क्लास में। और ये लेमडा एम इनफाइनाइट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम इनफाइनाइट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ये क्या है? इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। बार बार हम क्यों लिखते हैं? बार बार लिखने से दिमाग में छपने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ये दिया हुआ रहेगा, ये तुम प्राप्त कर लोगे, रेशियो ले लोगे, अल्फा का वैल्यू तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगा। और यदि अल्फा आ गया तो किसी भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, बाइनरी का मतलब जो दो आयंस देता है, उसके लिए आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते। देखो सब ध्यान से, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू जिसको हम के आई कह रहे हैं, दो तरह का होता है के आई, अगर एसिड है तो के कहते हैं और बेस है तो के भी कहते हैं, है कि नहीं? तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालते इस फार्मूले से, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछता है। और के आई दो तरह का, अगर एसिड है तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए के, और बेस है तो के बी, बेस के लिए के बी, और उसी आयोनाइजेशन कांस्टेंट को एसिड के लिए के कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, अल्फा प्राप्त कर लोगे, फार्मूला लगाओगे और सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा से आयोनाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछता है, हर साल आता है, बोर्ड में भी आता है, इस साल भी आया था, पूछते ही रहता है इस पर क्वेश्चन। अब ये अल्फा कब नेग्लेक्ट होगा और कब नहीं होगा ये भी हमने बताया था। अल्फा का वैल्यू यदि 5% से, इफ अल्फा इज लेसर देन और इक्वल टू 0.05,
देन 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाता है। यानी कि 5% से अल्फा का वैल्यू, 5% का मतलब क्या, 0.05, उसके बराबर या उससे कम हो तो अल्फा का वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाता है और 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। और इस केस में के आई का वैल्यू सिर्फ हो जाता है क्या, सी अल्फा स्क्वायर। यानी आपने अल्फा निकाला और उसका वैल्यू 0.05 के बराबर या उससे कम आया तो सीधे इस फॉर्मूला को लगा देना के आई के लिए सी अल्फा स्क्वायर। लेकिन अल्फा का वैल्यू 0.05 से ज्यादा आया तो फिर इस अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे और फिर मैथमेटिकली निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या याद रखना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा के लिए ये फॉर्मूला, इसको आपको याद कर लेना है। और अल्फा मिल गया तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। एसिड है तो इसी के आई को के कहते हैं और अगर बेस है तो के बी कहते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट का हो या डिसोसिएशन कांस्टेंट का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पर एक न्यूमेरिकल से हम लोग समझेंगे कि इसका क्वेश्चन किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करें। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं एक न्यूमेरिकल के हेल्प से। आज एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत पॉपुलर लॉ है। इसके बाद वही पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन हमने लिया, कंडक्टिविटी ऑफ 10 to the power minus 3 molar acetic acid CH3COOH is 10 to the power minus 4 साइमन पर सेंटीमीटर। के का वैल्यू दे दिया, कंडक्टिविटी का मतलब के का वैल्यू दे दिया। गिवन लेमडा एम इनफाइनाइट, यानी क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया रहेगा। यहां इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट अल्फा, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी जो सीखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी क्या, के का वैल्यू, एसिड है तो के। समझते इस न्यूमेरिकल को। ऐसा ही क्वेश्चन तो बोर्ड में बहुत पूछते रहता है, जेईई मेन और एडवांस और नीट में भी बहुत क्वेश्चन ये पूछता है और बड़ा आसान होता है। हो सकता है सिर्फ आपसे अल्फा ही पूछता है, या हो सकता है डायरेक्टली आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ही पूछ देता है। क्या दिया हुआ है, मोलारिटी का वैल्यू दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। मोलारिटी कितना है, 10 to the power minus 3 मोलर, ये सॉल्यूशन है। और क्या दे दिया, के का वैल्यू दे दिया, कितना, 10 to the power minus 4 साइमन पर सेंटीमीटर। क्या जिस यूनिट में आपको कैलकुलेट करने के लिए लास्ट क्लास में सिखाया था उसी यूनिट में है, बिल्कुल उसी यूनिट में है। और क्या दिया, लेमडा एम इनफाइनाइट का वैल्यू दिया। लेमडा एम इनफाइनाइट का वैल्यू 400 किस यूनिट में दिया, क्या जिस यूनिट में चाहिए उसी यूनिट में दिया कि डिफरेंट में दिया, जिस यूनिट में चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए उसी यूनिट में दिया, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए अभी क्या सिखाया था, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर निकालना पड़ेगा।
कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोलर पर मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कोई फार्मूला है, सिखाया था लास्ट क्लास में, के मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइड बाई मोलरिटी। के क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है बच्चे, 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्या मोलरिटी दिया, 10⁻⁻3। तो 10 का पावर 6 10⁻⁴ यानी 100 आया। 100 क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यानी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर लेमडा एम का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में 400 दिया हुआ है। तो अल्फा क्या होता है, अभी अभी फॉर्मूला हमने सिखाया, लेमडा एम गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये 100 ऊपर में और नीचे में 400, यानी आ गया आंसर 1/4 या कहो 0.25। परसेंटेज में कहेगा तो 25%। 0.25 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक आंसर आपको आ गया। अगर यही क्वेश्चन पूछता तो आंसर ये होता। अब ये देख करके बताओ कि 0.25 0.05 से छोटा है कि बड़ा है। बड़ा है तो अल्फा को एक के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब क्या निकालना है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है। क्या फार्मूला होता है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा होता है, ये फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले को हम वैल्यू को पुट करते हैं, अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे एक के रिस्पेक्ट में। सी का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये मोलरिटी का मतलब क्या, सी भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी 10⁻⁻3। अल्फा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, 1/16 बटा 1 माइनस 1/4, यानी बेसिकली हो गया 16, ये 3/4, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 12। ये आंसर हो गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट का। दूसरा आंसर ये हो गया, सॉल्व कर लिया इसको, आंसर आपके पास आ गया। तो इस तरह से अल्फा पूछे या आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्वेश्चन में पूछता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे देगा मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में दे देगा के का वैल्यू, तो के और मोलारिटी से मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर आप कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट का खास ख्याल में रखते हुए सेंटीमीटर वाला चाहिए सारा यूनिट, और उसके बाद लेमडा एम इनफाइनाइट से उसी को डिवाइड कर दिया, अल्फा आ गया। के लिए या केबी के लिए, एसिड है तो के, बेस है तो केबी। इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से भी पुकारते हैं। फार्मूला सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, और आंसर आपका आ जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि डाइल्यूशन का इफेक्ट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर किस तरह से आता है, किस तरह से होता है। ये बढ़िया से आपको पढ़ लेना है, रिवाइज करते रहना है, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कोलराउस्क लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोलराउस्क लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो चलो भाई शुरू करते हैं। कोलराउस्क लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन के बारे में पढ़ना। बहुत लोगों को डाउट है सर क्या ये फी किसके लिए है। ये जो आलोक क्लासेस के 12th के लिए हमने नॉमिनल 500 फी 1 ईयर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स के लिए 500, नेग्लिजिबल अमाउंट, ना के बराबर। 500 किसी भी फॉर्म को भरने जाते उससे ज़्यादा ही पैसा लगता है। एक बार खाना खा लो भैया तो 500 रुपया से ज़्यादा ही आता है, एक आदमी का ज़्यादा आ जाता है। हमने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स 12th के लिए सब चीज़, उसमें सीट होगा, लास्ट ईयर के पेपर होंगे, सीट की थ्योरी होगी, सारे वीडियोज होंगे, और उसके लिए सिर्फ कितना 500। किसको पे करना है, सबको, इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन कहाँ पढ़ता है उसको कोई मतलब नहीं है, सबको 500 रुपीज़ देने हैं। ये ऑफर खत्म हो रहा है 31 अगस्त को, 31 अगस्त तक ये हमने फ्री रखा हुआ है। 100 स्टूडेंट्स, मोर देन 100, आज भी 4-5 अभी तक हो चुके हैं, तो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इनरोल किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इतने कम पैसे में इतनी अच्छी सुविधा, हम चाह रहे हैं कि इस ऐप को पूरे इंडिया का बेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का ऐप हम बनाएं।
प्रयासरत हैं, हम इस पर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और काफ़ी एनरिच कर रहे हैं। हर तरह का मटेरियल, हर तरह का वस्तु, बच्चा को एक तरह का भी कंप्लेन, एक तरह का भी दिक्कत ना हो, और वही मिनिमम अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा उसको कोर्स मिले। अभी 12th पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जैसे ही जेईई मेन, एडवांस, नीट का एग्ज़ाम ओवर होगा, हम टारगेट के लिए यानी कि दोनों साल के लिए कोर्स अनाउंस करेंगे। वो भी बहुत कम फी में होगा, लेस देन 1000। अब सर 500 रुपया हमने दे दिया, तो 500 रुपये इसने दे दिया, और टारगेट के लिए जो इनरोल करना चाहता है एग्जाम के बाद, तो कोई बात नहीं, वो 500 उसमें काउंट हो जाएगा। टारगेट का जो फी होगा उसमें से 500 माइनस हो जाएगा। तो बहुत सुविधा क्यों रखा? दो पर्पस से। पहला पर्पस कि हम एक फिजिकल केमिस्ट्री का ऑनलाइन में बहुत एनरिच्ड कोर्स देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। दूसरी बात, ये जो कोविड वाला केस हुआ, कोरोना जो काल है, इसमें फाइनेंशियली स्टूडेंट्स को सबको बहुत तोड़ दिया, तो कम पैसे में सबसे अच्छी सुविधा मिल सके, इसका भी हमने ध्यान रखा है। तो चलो भाई, आज का जो अगला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़ा टेढ़ा है, क्लोरोस्क पढ़ते हैं इसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, क्लोरोस्क लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। पहले ये समझोगे, साइंटिस्ट थे क्लोरोस्क साहब, और उन्होंने स्टडी किया। कहते ये है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत बहुत ज़्यादा और सॉल्यूट नेग्लिजिबली स्मॉल, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, 100% टूट जाता है। वीक वाला भी 100% टूटता है और स्ट्रांग वाला तो ऐसे ही टूटा रहता है। यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएशन होता है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो आयन आयन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। एक आयन यहाँ तो दूसरा आयन जहानाबाद में, यानी आयन आयन के बीच का इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है कि एक दूसरे पर अब इंट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। इंट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो एक दूसरे का इंडिपेंडेंटली मूव करता है। इंडिपेंडेंटली का मतलब एक दूसरे पर इंट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता, और आयंस एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट मूव करते हैं। उसको एक नाम से पुकारते हैं, बोलो क्या? क्लोरोस्क लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। उसको हम लिख रहे हैं, लिखते वक्त दोबारा भी रिवीजन होगा। देखो सब ध्यान से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट क्या? बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। एग्जैक्टली जीरो नहीं, बस कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, ऐसे पढ़ते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, यह स्टेटमेंट है, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रैकेट में लिखा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, वीक और स्ट्रांग, आर कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब क्या? 100% डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस, एंड माइग्रेट का मतलब क्या? मूव करना। एंड माइग्रेट कहो या मूव करो, माइग्रेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। यह स्टेटमेंट हुआ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, ये पूछता है कि 100% डिसोसिएशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसका होता है? सबका। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है उसे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट करेगा, अल्फा का मान वहां पर 1 हो जाएगा।
सबके लिए, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो। और आयंस के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं सॉल्यूशन में। उसको एक नाम से पुकारते हैं, मनी मन बोलो, क्लोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या बोलेंगे? क्लोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। थोड़ा सा टेढ़ा है बोलने में, थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो सब ध्यान से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे लेमडा एम इनफाइनाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन आयन इज सेम वेदर it is coming from a strong electrolyte or weak electrolyte। कहता है कि कोई भी एक आयन है तो उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू होगा, यानी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो एक आयन का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो वाला आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है कि वीक से। समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे H प्लस का सोर्स क्या हो सकता है? H प्लस का सोर्स हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे HCl से भी आ सकता है। H प्लस का सोर्स हो सकता है क्या? एसिटिक एसिड, इससे भी आ सकता है H प्लस। ये कैसा है? वीक है। सबको पता है कि एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटता बहुत कम है। और HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। सबको पता है कि पानी में डालते के साथ 100% डिसोसिएट कर जाता है। यानी H प्लस चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा हो चाहे स्ट्रॉन्ग से आ रहा हो, H प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू सेम ही होगा, सेम ही होगा। उसके सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा, स्ट्रॉन्ग से आ रहा कि वीक से आ रहा, उसे कोई मतलब नहीं। H प्लस आया तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू एकदम फिक्स होता है, उसके सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं। क्या सीखा, क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या? जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट निग्लिजिबली स्मॉल हो, उसको कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, 100% टूट जाता है और मूव करता है सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंटली टू वन अनदर, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, कोई भी एक आयन है तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू फिक्स होता है, उसके सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। कहां से वो आयन आ रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता, स्ट्रॉन्ग से आ रहा कि वीक से आ रहा। एक बार आयन डिफाइन हो गया तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट फिक्स हो गया। तीसरा पॉइंट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट न्यूमेरिकल के हेल्प से, न्यूमेरिकल के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट पर जरा गौर करते हैं भाई। ये सब स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा और इसमें से पूछेगा कि क्लोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको बढ़िया से सारे स्टेटमेंट को याद रखेंगे, और स्टेटमेंट अगर याद है तभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। तीसरा पॉइंट कहता है, देखो हम लिखते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट शॉर्ट फॉर्म में, इसको बड़े फॉर्म में पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ, सम का मतलब क्या? जोड़, सम ऑफ लेमडा एम इनफाइनाइट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल इट्स आयंस। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है?
इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सब देखोगे बढ़िया से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू एक इलेक्ट्रोलाइट का, फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी नज़र यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू NaCl का, कहता यह है कि इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा, इसके जो आयंस है कौन कौन, तो Na प्लस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का समेशन, और कौन आयन है Cl माइनस, एंड प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। ये कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू को जोड़ोगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। है इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू Na2SO4 के लिए लिखते हैं भाई साहब। कौन कौन सा आयन है, Na प्लस और सल्फेट आयन। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस का, देखोगे सब ध्यान से, पूछेंगे हम, और मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सल्फेट आयन का समेशन के बराबर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि Na2SO4 टूटेगा तो सोडियम का एक आयन नहीं बल्कि दो आयन मिलेगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो है Na प्लस का आपने लिखा, ऐसे ऐसे Na प्लस के दो आयन मिलेंगे तो गुना भी करो किससे, दो से, यानी जितने आयन है उससे भी मल्टीप्लाई। सर यहां पर नहीं किए, Na प्लस एक था तो एक से गुना किए, Cl माइनस भी एक था तो एक से गुना आपने किया, सल्फेट आयन एक है तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया। देखते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम लिखते हैं अल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 थ्राइस, है कि नहीं। अब इसमें कौन कौन सा आयन है बच्चे, तो अल्युमिनियम है और सल्फेट आयन है। दिमाग में आया कि अल्युमिनियम के कितने आयन है, अल्युमिनियम का 2 और सल्फेट का 3, यानी लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अल्युमिनियम, कौन सा चार्ज 3+, लिख दिया। कितने आयन, 2 आयन, तो 2 से गुना भी करोगे, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सल्फेट आयन, कितने सल्फेट आयन है, 3 है, तो गुना कर दोगे 3 से, है ना इंटरेस्टिंग। लॉ कहता है, क्लोरास लॉ कहता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट को है तो उस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू जो होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयन्स थे सबका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को जोड़ दो, उसके बराबर होगा। ध्यान में रखते हुए कि वो आयन जितना है उससे गुना भी करेंगे। ये अल्युमिनियम का 2 आयन 2 से गुना किया, सल्फेट का 3 आयन तो 3 से गुना किया। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस यानी ये मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, दोनों में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, देखते जाओगे। क्या पढ़ा था, यहां लिख रहे हैं बच्चे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो n फैक्टर में गुना कर देते हैं, किससे, मोलर कंडक्ट, सॉरी उल्टा, यानी कि मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो n फैक्टर में गुना कर देते हैं, किससे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशनशिप ये पढ़ा था। तो क्या इससे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये देखो, इस फार्मूला को इस्तेमाल करके। अल्युमिनियम सल्फेट का n फैक्टर कल सिखाया था 6 के बराबर। एक इलेक्ट्रोलाइट का n फैक्टर, उस पर टोटल कैटायनिक या एनायनिक चार्ज जो होता है, तो अल्युमिनियम के एक आयन पर 3 चार्ज तो 2 आयन पर 6 चार्ज, तो टोटल कैटायनिक या एनायनिक चार्ज, यानी बेसिकली इसको लिख सकते हैं n फैक्टर कितना, इसको इस्तेमाल करें, अल्युमिनियम सल्फेट का n फैक्टर 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, अल्युमिनियम सल्फेट का, Al2SO4 थ्राइस, है कि नहीं। इट इज इक्वल टू 2 लिखा, और इसको भी इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा इस तरह से Al3 प्लस का, और हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n फैक्टर। तो अल्युमिनियम का n फैक्टर कितना, एक एटम पर जो चार्ज होता है वही उसका n फैक्टर है, तो कितना n फैक्टर, 3, किससे गुना कर दिया, 3 से, तो 3 6, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, सल्फेट आयन का, ये तो 3 पहले से था, इसका n फैक्टर कितना, किसी एक आयन पर जो चार्ज होता है
उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ही उसका एन फैक्टर है। एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एन फैक्टर -2 नहीं बल्कि 2 से गुना कर दिया तो 3 दूना 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यही तो ब्यूटी है, यही तो सुंदरता है इक्विवेलेंट का, कि इक्विवेलेंट को जोड़ने के लिए उसमें कितने आयन है उसको हमें लिखना नहीं पड़ता, सीधे सीधे आयंस का इक्विवेलेंट जोड़ देंगे तो उस कंपाउंड के इक्विवेलेंट के बराबर होता है। क्योंकि ये देखो एन फैक्टर हर जगह क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी अगर इक्विवेलेंट लिखना चाहोगे किसका, अल्युमिनियम सल्फेट का बच्चे, तो क्या होगा, ये सब लिखने के कितने आयन है ये तो डेरिवेशन सिखा दिया, ये सीधे इसको देख करके ही लिख सकते थे। कौन कौन आयन है, अल्युमिनियम, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन फाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्युमिनियम का यानी Al3+ का ध्यान रखना है, यहां पर 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है, मोलारिटी में 2 से गुना करने की जरूरत है, मोलर कंडक्टेंस में 2 और ये 3 से गुना करना जरूरी है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में सीधे सीधे आयंस को जोड़ने की जरूरत है, कुछ भी गुना करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने डिराइव कर दिया, यहां पर लिखोगे सल्फेट आयन, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आयंस का इक्विवेलेंट को सीधे सीधे जोड़ दो, कितना आयन है उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इक्विवेलेंट वाला में, लेकिन मोलर वाला में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से समझाता हूं, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस एक लाइन से ही क्लॉस लॉ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो भाई फटाक से रिवाइज करें, रिवीजन इज द की, माइंड में घुमाते हैं, क्या सीखा, सीखा ये कि कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा, उसके जितने भी आयंस है उसके मोलर कंडक्टेंस को जोड़ दो। ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ आयंस उसमें जितने होंगे उससे गुना भी करना पड़ेगा। अल्युमिनियम 2 से गुना किया, सल्फेट 3 से गुना किया, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए नंबर ऑफ आयंस से गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उनके आयंस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू को जोड़ दो, उस इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर आ जाता है। मोलर वाला में बहुत बच्चा सही करता है, इसमें गलत कर देता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं होता। इक्विवेलेंट होता ही है, उसमें गुना आपको उसके नंबर ऑफ आयन से करना नहीं पड़ता है कि नहीं। तो क्लोरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का इस्तेमाल कहां पर है, यूज कहां पर है, जरा वो तो हम लोग सीखें, क्वेश्चन तो यूज वाला पर ही पूछेगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। क्लोरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का इस्तेमाल, यूज, एप्लीकेशन कहां पर होता है, न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करें। यूज ऑफ दिस लॉ, दिस लॉ का मतलब क्या, क्लोरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। पहला जो एप्लीकेशन है वो है टू कैलकुलेट लेमडा एम इनफाइनाइट, क्या पढ़ते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इतनी बार मैंने बोला कि दिमाग में तुम्हारा छप जाना चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, टू कैलकुलेट लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो बच्चे, अभी हम लोगों ने ग्राफ से देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू जो लेमडा एम इनफाइनाइट का है वो प्राप्त ग्राफ से नहीं कर सकते, तो लेमडा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का कहां से प्राप्त कर सकते हैं, क्लोरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन को इस्तेमाल करके हम लेमडा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे, क्वेश्चन के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, गिवन लेमडा एम इनफाइनाइट HCl का ए मान लो दे दिया, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, हमने ए कह दिया, दिया हुआ है
लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COONA का सोडियम एसिटेट, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसका कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू NaCl का, इट इज इक्वल टू C। हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू एसिटिक एसिड का। सबको पता है कि एसिटिक एसिड बेचारा गरीब होता है, पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया, और जिसका पूछा वो गरीबी होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू पूछता है। इन 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू जो डेटा दिया उसको यूज करके कौन सा लॉ लगाओगे? लॉ यही लगाएंगे, क्लोरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। देखो एक बार सीख लो और उसके बाद देखते के साथ बता सकते हो। एक बार हम सिखा रहे हैं लिख करके, लेकिन बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन को देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं, इतनी महारत हासिल हो जाती है, खुद ही बता सकते हो अगले क्वेश्चन में तुम। देखो भाई, हमें क्या कैलकुलेट करना है, बढ़िया से पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को। हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड का, जो कि गरीब है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। अभी क्या सिखाया था लॉ में, इसके जो आयंस हैं, कौन कौन आयन है, एसीटेट आयन और H+, दोनों के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के समेशन के बराबर होगा, लॉ के अनुसार लिख देते हैं। यानी लेमडा एम इनफाइनाइट एसिटिक एसिड का आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसका बच्चे, H+ का, यही तो चाहिए। क्लियर? ये अगर एसिटेट आयन मिल जाए और H+ मिल जाए तो काम हमको हो जाएगा, यही हमें चाहिए भाई। कैसे मिलेगा अब ये हमको सोचना है, तो लिख करके देखते हैं। HCl वाला लेमडा एम HCl लिखा है कि नहीं, तो ये किसके लिए कैसे लिखोगे, लेमडा एम H+ का एन प्लस लेमडा MCl माइनस का, ये लिखेंगे, और लेमडा एम इनफाइनाइट और किसका दिया, CH3COONA का, ये कैसे लिखोगे, तो लेमडा एम इनफाइनाइट CH3O माइनस का एन प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Na+ का, लिख दिया। और जो सब दिया हुआ है, जो दिया हुआ लिख रहे हैं, ये पूछता है, ये सब दिया हुआ है, लेमडा एम इनफाइनाइट और किसका दिया, NaCl का, ये कैसे लिखोगे लॉ से, तो लेमडा एम इनफाइनाइट Na+ का बच्चे और लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस का। यानी बेसिकली आपको इन 3 इक्वेशन के हेल्प से ये वाला लाना है। क्या ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। हमें क्या चाहिए, देखो ये रिक्वायर्ड हो गया, ये हो गया रिक्वायर्ड, ये हो गया रिक्वायर्ड, और ये हो गया दिया हुआ। ये गिवन 3 इक्वेशन के हेल्प से हमको ये लाना है, ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। लेमडा एम, ये HCl का वैल्यू तुम्हारे पास इन दोनों का समेशन दे दिया, ये A, इसका वैल्यू दे दिया B, और इसका वैल्यू दे दिया C, दिया हुआ है। अब ये एसीटेट आयन ढूंढो कहां से मिलेगा, पहला वाला इक्वेशन से, दूसरा के तीसरा से, दूसरा वाला से, ये दूसरा वाला से एसीटेट आयन मिलेगा, दूसरा वाला से। तो दूसरा वाला इक्वेशन हम यहां पर अगर हम पुट करेंगे, ऐसे करते, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ऐसे कर लेते हैं। और ये क्या है, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 4, ये रिक्वायर्ड है। तो इक्वेशन नंबर 4 के लिए हमें लेमडा एम इनफाइनाइट एसीटेट आयन चाहिए, कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ये आ गया। और क्या चाहिए, H+, कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से, ये भी H+ भी आ गया, एसीटेट आयन आ गया, H+ आ गया, लेकिन Na+ भी आ गया और Cl- भी आ गया। तो Na+ और Cl- हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो Na+ और Cl- इसको हम घटा देंगे, यानी इक्वेशन नंबर तीसरा वाला घटा देंगे, यानी क्या, इक्वेशन नंबर 3। सो सिंपल, यानी पहला 2 इक्वेशन को जोड़ दो और उसमें से तीसरा इक्वेशन को घटा दो, तो यही वाला चीज आ जाएगा, है कि नहीं। अर्थात क्या, अर्थात ये कि इसका वैल्यू हो गया, इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो वैल्यू है क्या है, B है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए A है, और तीसरा के लिए C है, यही आंसर हो गया। यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर
एसिटिक एसिड के लिए बच्चे आपको मिल गया इसके बराबर, यही आंसर हो गया। तो सर क्या इतना करने की जरूरत थी? इतना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इतना तो आपने समझने के लिए किया, फटाक से देखते के साथ कर सकते हैं, इसको यहीं से कर सकते हैं। यहां देखो, एसिटिक एसिड में कौन सा आयन चाहिए? एसिटिक आयन। कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। और क्या चाहिए? H प्लस। कहां से मिलेगा? HCl से मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये A हुआ, ये B हुआ। देखिए इन दोनों को जब जोड़ा तो Cl माइनस भी आ गया, Na प्लस भी आ गया। हटाना है, हटाने के लिए इसको घटा दिया, Na प्लस Cl माइनस। तो आंसर हो गया A प्लस B माइनस C। देखते के साथ, इतना तो हमने आपको बस एक बार समझाने के लिए लिखा। इतना लिखोगे तो पता चला शाम हो गई करते करते। देखा और बताया, एसिटेट आयन यहां से आया, H प्लस यहां से आया, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर Cl माइनस और Na प्लस क्या हो गया? फालतू हो गया, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो जो नहीं चाहिए इसको घटा दिया, NaCl, Na प्लस Cl माइनस में C को घटा दिया, तो A प्लस B माइनस C आंसर आ गया। A प्लस B माइनस C। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको मिल गया, यानी इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, देख के बता सकते। तो एक क्वेश्चन हम दे, मन ही मन सोचोगे और इतना बिना किए हुए फटाक से आप आंसर दे सकते हैं। उस एबिलिटी को डेवलप करना है कि देखा और फटाक से आंसर टिक करना और आगे बढ़ जाना है। स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई, तो एक और न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं इसका एप्लीकेशन क्या सीख रहे हैं। एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं क्लोराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का। पहला एप्लीकेशन सीख रहे हैं कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करें, यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेटा आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस BaCl2 का दिया है बच्चे A। इसको देखते के साथ बताना है तुम्हें, हम लंबा लंबा लिखेंगे नहीं। यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया है NaOH के लिए B। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया है NaCl के लिए C। अब आपको कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए। बिना लंबा लंबा लिखे आपको बताना है, बस देखा और बताना है। मनी मैंने बहुत बच्चा तो सोच लिया होगा हमें क्या चाहिए। बेरियम चाहिए, एक बेरियम चाहिए। कहां से मिलेगा? यहां से। फटाक से देखो, हम डायरेक्ट आंसर लिखना सिखा रहे हैं तुमको, लंबा लंबा नहीं, एक ही बार देखा और आंसर बता सकते हो। यानी कि हमको चाहिए बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू। आयंस को देखो, पहला क्या? बेरियम। कहां से मिलेगा? बेरियम क्लोराइड के लिए। यहां पर एक बेरियम, यहां पर भी एक, तो सीधे सीधे इसको जोड़ दिया। और क्या है? OH माइनस से। कहां से मिलेगा? NaOH से। NaOH में कितना OH है? एक। हमें कितना चाहिए? 2। तो 2 का मतलब क्या? 2B। यानी ये A और ये 2B, इसको एक बार और इसको 2 बार करके इसको हमने आपस में जोड़ दिया। लेकिन हमें सिर्फ बेरियम चाहिए और OH चाहिए। जब इन दोनों को आपने जोड़ा तो इसमें 2 क्लोरीन का एटम आ गया और इसमें 2 हाइड्रोक्साइड का आयन तो आया, 2 Na प्लस भी आ गया। यानी 2Cl माइनस और 2 Na प्लस। 2Cl माइनस और 2 से गुना किया तो 2 Na प्लस आपका ज्यादा आ गया। यानी बेसिकली आपको 2 Na प्लस और 2Cl माइनस घटाना है। तो किसको घटाना पड़ेगा? NaCl को। लेकिन ये तो एक है, घटाना कितना है? 2 Na प्लस 2Cl माइनस। किससे गुना कर देगा? 2 से। यह है क्या? C, 2C। आंसर हो गया। यानी एक लाइन में आपका आंसर आता है, एक लाइन में आप आंसर इसका ला सकते हैं। इसके लिए सबको तोड़ तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं। मैं फिर से एक बार सिखा रहा हूं, देखो सब ध्यान से। हमें क्या चाहिए? बेरियम चाहिए।
कहां से मिलेगा? बेरियम क्लोराइड से। कितना है? 1 है, तो एक ही बार जोड़ेंगे ए। और क्या चाहिए? OH चाहिए। कहां से मिलेगा? NaOH से। कितना है? बी लिखा, लेकिन हमको OH एक नहीं बल्कि 2 चाहिए, इसमें तो एक ही था, इस 2 से गुना कर दिया, 2NH हो जाएगा, 2B लिख दिया। जब इन दोनों को आपने जोड़ा A + 2B, तो 2Cl- हो गए और 2Na+ हो गया, जो कि फालतू हो गया, हमको इसमें नहीं चाहिए था। तो नहीं चाहिए तो घटाने वाला भी है, उपलब्ध है NaCl, तो माइनस कर दिया। क्या? सी करोगे तो एक ही Na+ घटेगा, एक ही Cl- घटेगा, हमको 2 घटाना है, तो 2 से गुना कर दिया इसमें, -2C कर दिया, Na+ और Cl- कैंसिल आउट हो जाएगा, और तुम्हारे पास सिर्फ बच जाएगा बेरियम और हाइड्रोक्साइड का आयन, और ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ये ABC का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू पुट करें और आंसर आपके पास आ गया। क्लोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के लिए ये पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखा। इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछता है और देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो क्लास होगा वो होगा, आज कौन सा दिन है? वेंसडे है। फ्राइडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट क्लास होगा। इसमें बहुत कम ही चीजें बची हुई रह गई हैं, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। इसका दूसरा एप्लीकेशन और कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, फ्राइडे 12:30 PM, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। जम के पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, गर्दा उड़ा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।